सो हेलो एवरीवन, हम लोग इसके पहले जो चैप्टर कर रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसका हम लोग आगे का पार्ट अब लोग यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आगे का पार्ट हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ये हमारी हेडिंग आ गई एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ऑफिशियली द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज टू टेक अ प्लेस थ्रू 3 अदर साइमल्टेनियसली प्रोसेसेस। है ना, तो इंडिया में जो रिफॉर्म्स हुए उसके 3 पार्ट थे। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया में जो रिफॉर्म्स हुए थे वो उसके 3 पार्ट थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, which clarify the direction, path and goal of reforms respectively. A brief discussion of them is given below. उसका brief discussion दिया हुआ है। Liberalization, the term originated from ideology of liberalism, है ना, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से ये चीज निकल के आई है ना, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से जो टर्म है। ठीक है, द टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, जो लिबरलिज्म लिबरलिज्म को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लिबरलिज्म को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उदारवाद। ठीक है, तो द टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, a meta ideology embracing a broad range of social values and beliefs ना। तो जो लिबरलाइजेशन का टर्म है वो लिबरलिज्म से इवॉल्व हुआ। इट इवॉल्व व्हाइल फ्यूडलिज्म वाज इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिप्लेस्ड बाय कैपिटलिज्म। इट इवॉल्व व्हाइल फ्यूडलिज्म was in process of getting replaced by capitalism। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म का मीनिंग होता है कि जब जमीनें जो है जमीनें जो है, ठीक है, वो कुछ टॉप के लोगों के हाथ में रहती, कुछ अमीर लोगों के हाथ में देश की सारी जमीनें रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म जब कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है ना, तो जब ये टर्म निकल के आया था सेंचुरीज बाय ओवर 3 सेंचुरीज बाय 20th सेंचुरी। कब आया था ये? 20th सेंचुरी। गेटिंग इट्स वर्ड इन एडम स्मिथ लेजर्सफेयर। एडम स्मिथ करके इकोनॉमिस्ट थे, उनकी बुक लेजर्सफेयर में ये चीज निकल के आई थी। ठीक है, इट डिक्लास्ड अक्रॉस यूरो अमेरिकन ड्यूरिंग 1980s। 1980s आते आते ये जो टर्म है ये यूरो अमेरिकन के द्वारा भी यूज किया जाने लगा। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, लिबरलिज्म इन लॉन्ग रन कर्टेट्स पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो क्या हुआ है कि लिबरलिज्म लॉन्ग रन में, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ऐसा कि लिबरलिज्म क्या करता है लॉन्ग रन में, पार्लियामेंट की पावर्स को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, अब ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है भाई। ठीक है, लिबरलिज्म शोज अ प्रो मार्केट और प्रो कैपिटलिस्ट इंक्लिनेशन, है ना। लिबरलाइजेशन क्या शो करता है? प्रो मार्केट और प्रो कैपिटलिस्ट इंक्लिनेशन, है ना, मतलब पैसों वालों की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है इसका, सीधी सी बात बताओ। ड्यूरिंग विच कंट्री डी लाइसेंसिंग द ट्रेड्स ड्यूरिंग विच कंट्रीज डी लाइसेंसिंग द ट्रेड्स ऑफ इकोनॉमी एंड अडॉप्ट ट्रेड्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो लिबरलाइजेशन क्या है? प्रो मार्केट है, प्रो कैपिटलिस्ट इंक्लिनेशन है। ठीक है, ड्यूरिंग विच कंट्रीज डी लाइसेंस द ट्रेड्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी एंड adopt traits of market economy. The opposition process is termed as illiberalization. अपोजिट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? illiberalization। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर पॉलिसी एक्शन बिगन इन इंडिया। इट्स मिक्स इकोनॉमी सर्चिंग फॉर अ न्यू स्टेट मार्केट मिक्स, है ना। ठीक है, तो इंडिया पहले मिक्स्ड इकोनॉमी थी, है ना। इंडिया स्टार्टिंग में क्या थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। बाद में थोड़ा सा हमारा कैपिट 1991 के 1991-92 के जो हमारे लिबरलाइज्ड, ठीक है, लिबरलाइजेशन के हम लोग रिफॉर्म्स दिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ हमारा झुका हुआ। प्राइवेटाइजेशन, द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड टू शो रोलिंग बैक ऑफ स्टेट इंडिकेट्स privatization. The term was first used to show rolling back of state in decades of 1980s and 1990s in USA.
and UK. The term was first used to show the rolling back of state in decades of 1980s and 1990s, है ना? ठीक है, तो 1980s और 1990s के डिकेड्स में क्या है, ये यूज हुआ in the US and UK, inspired from new rights ideologies, है ना? न्यू राइट्स आइडियोलॉजीज से इंस्पायर्ड था क्या? Privatization, deregulation, selling state-owned firms to the private sector, and market reforms were important policy actions during this period. Privatization के अंडर में क्या क्या आता है? Deregulation मतलब गवर्नमेंट क्या है, बिजनेस को बहुत ज़्यादा रेगुलेट ना करे. सेलिंग स्टेट ओन्ड फर्म्स, है ना? स्टेट ओन्ड फर्म्स को सेल करती रहे कौन? गवर्नमेंट, प्राइवेट टू प्राइवेट सेक्टर ना, प्राइवेट सेक्टर को, है ना? ठीक है, स्टेट ओन फर्म्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देना. रिफॉर्म्स वर मोस्ट सम इंपॉर्टेंट पॉलिसी एक्शंस ड्यूरिंग दिस पीरियड. इन इंडिया द फॉलोइंग थ्री एक्शंस आर कंसीडर्ड एज प्राइवेटाइजेशन. इंडिया में तीन टाइप के प्राइवेटाइजेशन के एक्शंस थे. डी नेशनलाइजेशन, दिख ही रहा है डी नेशनलाइजेशन मतलब, ठीक है, अंडर विच कंप्लीट ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड एसेट्स आर ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर. इसमें क्या होता है कि पूरा की पूरा एक पूरी की पूरी कंपनी या फिर जो भी असेट है गवर्नमेंट का, पूरा की पूरा ऐसा कि ऐसा बेच दिया जाता है किसको? प्राइवेट सेक्टर को. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, डी नेशनलाइजेशन. सच एक्शन बिगेन फर्स्ट इन यूएसए एंड यूके इन मिड 1980s, फॉलोड बाय फ्रांस, इटली, स्पेन इन 1990s, है ना? तो ये एक्शंस कब हुए? सबसे पहले यूएसए में हुए. सबसे पहले एक्शंस कहाँ पर हुए? यूएसए में हुए. यूके में है कहाँ पर? कब? मिड 1980s में. फिर फ्रांस, इटली, स्पेन 1990s में आता है. फ्रांस, इटली और स्पेन में भी होना स्टार्ट हो गए. अंडर विच अ स्टेक शेयर ऑफ सम स्टेट ऑन असेट्स, है ना? असेट्स, ठीक है. are sold to private sector. This may lead to denationalization if its stake sale is 100%, है ना? तो डिसइन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है. देखो, अगर हम लोगों ने 100% पूरा की पूरा सेल कर दिया, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी असेट है, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस है, अगर 100% पूरा की पूरा सेल कर दिया किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को या फिर प्राइवेट कंपनी को, उसको हम लोग बोलते हैं डीनेशनलाइजेशन. डीनेशनल का सबसे बड़ा एग्जांपल है एयर इंडिया. पहले क्या हुआ करती थी? गवर्नमेंट कंपनी, पूरी की पूरी गवर्नमेंट क्या कर दी? ना टाटा को सेल कर दी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी नेशनलाइजेशन. डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ओनली पार्ट, है ना? क्या बोलते हैं हम लोग? सिर्फ एक पार्ट बेचते हैं कि हम लोगों ने 10% बेच दिया, 20% बेच दिया, है ना? 10% बेच दिया, 20% बेच दिया किसको? प्राइवेट सेक्टर को. तो सिर्फ एक पार्ट, एक उसका पार्ट ही हम लोग गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेच रही है. पूरी की पूरी कंपनियां की फिर पूरा की पूरा असेट गवर्नमेंट नहीं बेच रही है. गवर्नमेंट क्या सिर्फ सेल कर रही है? सिर्फ एक पार्ट, असेट का सिर्फ एक पार्ट सेल कर रही है. अंडर विच स्टेट शेयर ऑफ सम स्टेट ओन एसेट्स आर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर. दिस में लीड टू डीनेशनलाइजेशन ऑफ द स्टेक शेयर इज 100%, है ना? अगर 100%, देखो, अगर 100% ही गवर्नमेंट ने स्टेक सेल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? डीनेशनलाइजेशन. अगर 120%, 10% या फिर अपने एक स्टेट का एक पर्टिकुलर पार्ट सेल किया तो वो क्या हो जाएगा? डिस इन्वेस्टमेंट. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एसबीआई. एसबीआई जो है थी पहले क्या थी? पूरी फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी. बाद में क्या हुआ? ठीक है, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने उसका पार्ट सेल कर दिया. आज के टाइम में शेयर मार्केट में एसबीआई का शेयर भी है. ठीक है, तो एसबीआई का शेयर मतलब एसबीआई क्या है? हम लोग एसबीआई का अगर आप शेयर खरीद ले मतलब आप गवर्नमेंट के पार्टनर हो. एसबीआई में आपका क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर. ऑल पॉलिसीज विच प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, ऑल पॉलिसीज विच प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. जितनी भी ऐसी पॉलिसीज है ना, ठीक है, जहां पर क्या हो कि प्राइवेट सेक्टर क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन. द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इज इट्स बेस्ट एग्जांपल. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1991 इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है. मान लो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है?
है ना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे भी करके लेके आ रही है, जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट रोड और हाईवेज बनाने में भी क्या कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, ठीक है। तो वो भी किस में आ जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, है ना, ठीक है। जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अपने सेक्टर में इंक्लूड कर रही है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, देखो वर्ड में क्या है, ग्लोब है, ठीक है। वर्ड में क्या है, ग्लोब, ग्लोब मतलब हमारी अर्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ऑफिशियली ग्लोबलाइजेशन हैज बीन डिफाइंड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। मतलब कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, कोई गवर्नमेंट किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी व्यापार करने के लिए, धंधा करने के लिए, सब क्या है ओपनली बिजनेस करेंगे, जिसको जो बेचना हो बेचो, जिसको जो खरीदना हो खरीदो, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। पर रियलिटी में कोई भी कंट्री कभी भी 100% ग्लोबलाइज नहीं रह सकती, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हर कंट्री अपने कुछ न कुछ सेक्टर्स को, अपनी कंपनीज को या फिर अपने कंट्री के प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए कुछ न कुछ टैरिफ बैरियर्स वगैरह लगाती है ना। इसलिए हर कंट्री फुली ग्लोबलाइज नहीं हो सकती। देखो, अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कैपिटल, लेबर अमॉन्ग द मेंबर नेशंस, है ना। क्या है, कैपिटल, लेबर, है ना, कैपिटल वाले पैसे का भी और लेबर का भी क्या होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। एज अ रिजल्ट द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर फोर्स विल सीज टू एग्जिस्ट एंड द वर्ल्ड विल बिकम फ्लैट एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। इससे क्या होगा कि सब, हर व्यापारी को, हर बिजनेसमैन को अच्छा मार्केट मिलेगा, है ना। पूरा वर्ल्ड क्या बन जाएगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगा। कोई कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकता है, कोई जो यहाँ का बिजनेसमैन है वो चाहे तो लंदन में उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता है ना। ये चीज़ होगी, ठीक है। मतलब कहीं पर भी कोई भी बिजनेस कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कहीं पर कोई कुछ भी बिजनेस कर सकता है, कहीं पर कोई कुछ भी मूवमेंट हो सकती है, लेबर की, कैपिटल की, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ कहीं पर ले जाके कोई कहीं पर भी माल बेच सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। बिफोर द WTO केम इनटू बीइंग, ग्लोबलाइजेशन इज टू मीन used to mean laser or increased economic integration and economies were globalizing too। WTO पे आने के पहले, है ना, ग्लोबलाइजेशन को क्या बोला था कि कहीं ना कहीं हम लोग ये मानते हैं कि पूरा वर्ल्ड जब इंटीग्रेट हो जाएगा बिजनेस के मामले में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। हाउएवर दिस फेज 1800s से 1930s ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर डिस्टर्बेड बाय वर्ल्ड वॉर्स, है ना। पर 1800 से 1930s तक क्या हुआ, क्या क्या हुआ हमारे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन, है ना, ठीक है। ये सारी चीजें हुई, इसके कारण क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड वॉर्स भी हुए, कोल्ड वॉर्स भी हुए, ट्रेड बैरियर्स वीकन ड्यू टू ट्रेड बैरियर्स इरेक्टेड बाय कंट्रीज, है ना। ट्रेड बैरियर्स भी लगा देती थी कंट्रीज, आज भी लगाती है। ट्रेड वॉर्स, कोल्ड वॉर्स चलते रहते हैं गवर्नमेंट्स के बीच में, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वीक होता है। ग्लोबलाइज पूरी कंट्री, पूरी दुनिया ग्लोबलाइज नहीं रह पाती है, ठीक है। Though globalization is limited to economic sphere only, a parallel discourse evolved on its cultural and political dimensions। ग्लोबलाइजेशन क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर तक है ना। उसके साथ साथ बहुत सारी कल्चरल और पॉलिटिकल डायमेंशंस भी है उसके, ठीक है। क्या क्या कल्चर, इनफैक्ट इकोनॉमिक चेंज इंड्यूसेस चेंजेस इन अदर एरियाज टू। दिस इज व्हाई ग्लोबलाइजेशन इज टुडे सीन एज डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग ग्लोबल पॉलिटिकल प्रोग्रेस प्रोसेस टू, है ना, ठीक है। तो लोगों की लाइफ वो चेंज करता है, दूसरी चीज़ों को भी अफेक्ट डालता है, पूरी, है ना, पूरी दुनिया पे अफेक्ट डालता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये बहुत वाइड प्रोसेस हो गई, बहुत डीप प्रोसेस हो गई, है ना। अगर आप अपने पेरेंट्स से अगर आप अपने पेरेंट्स से अभी पूछोगे, ठीक है, कि 1990s में या फिर 1990s में या फिर 1990s के पहले अपने दादी दादा से पूछोगे, अपने दादी दादा से पूछोगे, ठीक है, 1990s के पहले आज जो फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिलती है, आज जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, फॉरेन ब्रांड्स हमारे आके हमको प्रोडक्ट बेच के जाते हैं, अगर इतनी सारी चीज़ें, कपड़ा हो गया, को टूथपेस्ट हो गया, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ जो हम लोग बेचते हैं, ठीक है, जो हमको मिलती है मार्केट में, अगर आप पूछोगे अपने पेरेंट्स या फिर अपने दादा दादी से कि 1990s के पहले ये सारी चीज़ें मिलती थी क्या, या फिर 2001 के पहले सारी चीज़ें मिलती थी, ताकि वो क्या बोलेंगे, नहीं मिलती थी। क्या बोलेंगे वो,
नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि उस टाइम हमारी कंट्री क्या थी, ग्लोबलाइज नहीं थी, है ना। हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म्स आए ही थे उस टाइम, अच्छे से लागू नहीं हुए थे, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ है ना, आज जो हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, उस टाइम हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं थी, है ना। इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, लेड बाय इंक्रीमेंटल ग्रेजुअलिस्ट एंड सिस्टमेटिक नॉन ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स। हमारी कंट्री में दो टाइप के रिफॉर्म्स हुए, इंक्रीमेंटल ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स और नॉन ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स, ठीक है। India is today fifth largest economy in the world with GDP of US 3.7 trillion economy. 10 years back, it was 10th rank with the US 9.9 trillion GDP. है ना। तो क्या बोल रहा है, इंडिया क्या है आज के टाइम में, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, ठीक है। जीडीपी क्या है, 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। जीडीपी कितनी है, 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हमारी जीडीपी है, ठीक है। 10 साल पहले क्या थी, 1.9, 2014 में क्या थी, ठीक है, 1.9 ट्रिलियन जीडीपी थी हमारी, ठीक है। 10 साल पहले 10वीं रैंक थी हमारी, कितनी रैंक थी, 10वीं रैंक, ठीक है। आज हमारी कितनी हो गई, 3.7 ट्रिलियन डॉलर। अभी फिलहाल में तो हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई, है ना। इन द नेक्स्ट 3 years इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना, ठीक है। तो इंडिया क्या बन जाएगी, एक्सपेक्टेशन है, पर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि टैरिफ बैरियर्स लग चुके हैं, ईरान यूएस वॉर, ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। इसके कारण बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि हमारी जीडीपी रैंक ग्रोथ स्लो हो गई है इन सब चीज़ों के कारण। इन द वर्ल्ड विद जीडीपी ऑफ 5 ट्रिलियन, है ना, तो हम लोग कितनी डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन थी कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम लोग बना लेंगे। ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, इंडिया इज सेट टू गोल टू बिकमिंग डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। इंडिया क्या बन जाएगा, 2047 आते आते डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, ये गवर्नमेंट का मानना था, ठीक है। These reforms have also made economy resilient enough to tide over the prevailing and post pandemic challenges, है ना, ठीक है। तो क्या था कि हमारी इकोनॉमी क्या बन गई है, रिफॉर्म्स हुए तो उसके कारण हमारी इकोनॉमी रेजिलिएंट बन गई है, मतलब झेलने की क्षमता हमारी बढ़ चुकी है प्रॉब्लम्स को, है ना। और पोस्ट पैंडेमिक चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको भी हम लोग अच्छे से क्या कर रहे हैं, उसके साथ भी हम लोग अच्छे से डील कर रहे हैं। जनरेशंस ऑफ रिफॉर्म, अब रिफॉर्म्स की जनरेशन, है ना, रिफॉर्म्स की एक तरीके से स्टेजेस है कि कितने जनरेशन रिफॉर्म्स हो हमारी कंट्री में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ओवर द टाइम गॉट 3 ऑफिशियल जनरेशंस एम्ड एट डिफरिंग गोल्स, ऑल गोइंग टू साइमल्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू सच एडवाइस फ्रॉम द आईएमएफ बाय लेट 1990s, है ना, ठीक है। तो हमारी कंट्री में रिफॉर्म्स के 3 जनरेशन है ना। आईएमएफ ने जो जो रिकमेंड किया था वो चीज़ हम लोगों ने की। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लॉन्च्ड इन 1991, दे वर मेनली एम्ड एट इनहेंसिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स थे, है ना। एम क्या था उनका, एम क्या था उनका, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में, प्राइवेट पार्टनर्स की हिस्सेदारी को, भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। ओवरऑलिंग बिगेन इन द इकोनॉमी विद प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, है ना। प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने कैसे प्रमोट करा, थ्रू डी रिजर्वेशन एंड डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। तो इंडस्ट्रीज का क्या हुआ, डी रिजर्वेशन और डी लाइसेंसिंग हुआ, है ना। अबोलिशन ऑफ एमआरटीपी लिमिट, एमआरटीपी लिमिट को अबोलिश किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स करे गवर्नमेंट ने, क्या क्या पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स करे, थ्रू इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर कंपनीज बिसाइड्स ओरिएंटिंग देम टुवर्ड्स प्रॉफिट, है ना। तो कंपनी ने क्या करा, डिसइन्वेस्टमेंट करा इन पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट करा, बिसाइड्स ओरिएंटिंग देम टुवर्ड्स प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट की तरफ उनको ओरिएंट करा और डिसइन्वेस्टमेंट करा। फाइनल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या करा, बैंकिंग एंड सिक्योरिटी मार्केट, है ना। बैंकिंग और सिक्योरिटी मार्केट को, ठीक है, बैंकिंग और सिक्योरिटी मार्केट को थोड़ा और अच्छा किया। सीधी सीधी बात है, लोन देना थोड़ा गवर्नमेंट ने क्या करा, इजी, ठीक है। अब लोन देना इजी होगा, गवर्नमेंट बैंक हर किसी को पैसा दे देगी, ठीक है। तो बैंक अगर हर किसी को पैसा दे देगी तो हर कोई तो पैसा वापस चुकाएगा नहीं। अगर हर कोई पैसा वापस नहीं चुकाएगा तो बैंकों का पैसा क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट लेके आई, बैंकों का पैसा ना डूबे इसलिए स्ट्रिक्ट
लॉज, गवर्नमेंट क्या लेके आई, स्ट्रिक्ट लॉज लेके आई, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स थ्रू लिबरलाइजेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिजाइन, चेंजिंग फेरा विद फेमा, है ना, फेरा करके एक लॉ था, उसको फेमा में चेंज कर दिया, है ना। लिबरलाइजिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लिबरलाइज कर दिया। अलोइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो एक्सेट्रा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, है ना। एक पोर्टफोलियो एक्सेट्रा। टैक्स रिफॉर्म्स टू मेक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिचार्ज अट्रैक्टिव फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, टैक्स रिफॉर्म्स को कुछ इस तरीके से करा गवर्नमेंट ने कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़े नहीं, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग कुछ इस तरीके से बनाए कि प्राइवेट सेक्टर को उसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम ना हो, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खुशी खुशी वो टैक्स देने के लिए तैयार हो, और मतलब अट्रैक्टिव टैक्स रिजाइम बोल रहा है वो यहाँ पर, फिर है ना। फिर गवर्नमेंट लेके आई सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स बिगनिंग इन 2001, है ना, ठीक है। 2000 से 2001 में आए क्या, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स। These reforms were aimed at creating conducive atmosphere for reforms for the first generation, which consisted of the following reforms, है ना। कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर, ठीक है। कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर करने की कोशिश क्रिएट करी, मतलब बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने कंट्री में अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की, सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी। क्या क्या करा गवर्नमेंट ने, एंड एम्ड एट डिसमेंटलिंग द एडमिनिफेक्टर मार्केट रिफॉर्म्स आर एम्ड एट dismantling an administered price mechanism under which government sets prices of several items, हाँ, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म लेकर आई, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ बहुत सारी चीज़ों के प्राइस सेट कर देती है। दिस इंक्लूड्स आइटम्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, शुगर, है ना। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों के क्या करती है, प्राइस सेट कर देती है, और बहुत सारे ज़्यादा उससे ऊपर कोई बेच नहीं सकता चीज़ों को, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, शुगर, इन सब चीज़ों के प्राइस क्या करती है, गवर्नमेंट सेट कर देती है। These are considered the very backbone of reforms without which the private sector cannot be encouraged to invest in the economy, ठीक है। जिसके बिना प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है ना, इन इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड मोर प्रैक्टिकल, है ना। सेकंड क्या है, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड मोर प्रैक्टिकल डिस इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर क्या किया गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर में डिस इन्वेस्टमेंट किया, स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइजेस बिसाइड्स अलाउइंग देम ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, उनको अच्छे से ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी, ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ, है ना, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टुगेदर विद फ्रीडम ऑफ इंटरनेशनल टाइप्स, ठीक है ना। तो उनको इंटरनेशनल टाइप्स बनाने की, इंटरनेशनली उनको ट्रेड करने की, है ना। ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब अपना अपने हिसाब से बिजनेस कर सके, ठीक है। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट मतलब बैंकिंग वगैरह लोन लेना उनके लिए थोड़ा सा क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, आसान कर दिया। तो क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, है ना, डिस इन्वेस्टमेंट किया, किसका, पब्लिक सेक्टर का डिस इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। पब्लिक सेक्टर को डिस इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस पब्लिक सेक्टर अपने अपने ले सकते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट का एक्सेस दे दिया उनको कि लोन वगैरह उठाना उनको, या फिर उनको पैसों की जरूरत है तो वो चीज़ वो कर सकते हैं, विथ फ्रीडम ऑफ इंटरनेशनल टाइप्स, और इंटरनेशनल टाइप्स भी बना सकते हैं दूसरी कंट्रीज की कंपनीज के साथ में, ठीक है। थर्ड, रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन consist of measures which aim to convert the government and public institutions from controllers to facilitators. That is, administrative reforms aimed at making government and institutions governance, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को क्या बनाना, अकाउंटेबल, है ना। अकाउंटेबल बनाना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को क्या बनाना, अकाउंटेबल बनाना। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जवाबदेही, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जवाबदेही, ठीक है। तो जवाबदेह बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि गवर्नमेंट कंट्रोलर्स मतलब रूलर्स नहीं है, सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट जो भी ऑफिसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तुमको लोगों पे राज करने के लिए नहीं रखा है, तुमको लोगों को की सेवा करने के लिए रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन फ्रॉम कंट्रोलर्स टू फैसिलिटेटर्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्ड एट मेकिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल से कि तुमको लोगों की सेवा करना है, तुमको लोगों की हेल्प करना है, ठीक है। गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में इस तरीके की रिफॉर्म्स करने की गवर्नमेंट ने कोशिश करी, ठीक है। मेजर विच एम टू कन्वर्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन फ्रॉम कंट्रोलर्स टू फैसिलिटेटर्स। लीगल रिफॉर्म्स क्या है, एम्ड एट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लीगल सिस्टम एज पर द नीड्स ऑफ चेंज्ड इकोनॉमिक रियलिटीज
that is speedy delivery of justice, abolishing outdated laws, overhauling of penal and criminal courts being main ones, है ना। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लीगल सिस्टम का क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, ऐसे लॉज जो बिजनेस को प्रमोट नहीं करते, बिजनेस करने में रुकावट डालते हैं, उन लॉज को खत्म करना, ठीक है। स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस, है ना, जल्दी जल्दी मतलब जो कोर्ट केस में लोग फंस जाते हैं, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी खत्म करना, पुराने कानूनों को खत्म करना। जैसे आपने सुना होगा कि मोदी जी बोलते रहो कि हम लोगों ने 100 से ज्यादा पुराने कानून जो किसी काम के नहीं थे उनको खत्म किया, ठीक है, ऐसे वगैरह वगैरह बातें होती रहती है, ठीक है। तो वही चीज, क्योंकि वो चीजें क्या करती है एडमिनिस्ट्रेशन में और कंट्री की ग्रोथ में क्या कर रहा है, वो रुकावट डाल रहा है, कंट्री के डेवलपमेंट में रुकावट डाल रही है वो चीजें। Critical sector reforms are basically aimed at evolving a viable economic model to promote private investment in all critical areas: electricity, infrastructure, water, agriculture, research, education, healthcare, है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी क्रिटिकल सेक्टर है जिनके बिना काम नहीं चलेगा, अब इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी फैक्ट्रीज हो गई, बहुत सारे इंडस्ट्री हो गई, किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, उनके बिना ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं है, ठीक है। वाटर, एग्रीकल्चर, हमारी देश की 55% पॉपुलेशन क्या है, किसान है। रिसर्च, एजुकेशन, एजुकेशन के बिना ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनता। एजुकेशन के बिना क्या बनता है, एजुकेशन और हेल्थ, इन दो के बिना ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनता, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ के बिना ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनता। इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसके बिना इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का नहीं चल सकती, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, ब्रिजेस नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, रोड्स और ब्रिजेस अच्छे बनाती है। वाटर, पानी के बिना इंसान की लाइफ नहीं, और एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकता पानी के बिना। एग्रीकल्चर, 55% पॉपुलेशन हमारी क्या है आज के टाइम भी, क्या है ना, फार्मर है, फार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल सेक्टर है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, इनके बिना हमारी कंट्री का विकास नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने से क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट कमाना होता है, जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करता है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, काम बहुत धीरे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्रिटिकल सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश करी, प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करी, ठीक है, ठीक है। थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स, है ना, दो जनरेशन के रिफॉर्म्स हमारे हो गए, ठीक है। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। अब थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। लॉन्च्ड इन 2002, कब लॉन्च हुआ थर्ड जनरेशन रिफॉर्म, 2002 में। announced in 2001, these reforms aim at making the benefits of reforms reach the masses, है ना, हर किसी को बेनिफिट्स ऑफ रिफॉर्म्स रीचिंग द मासेस, हर किसी को क्या करना चाहिए, रिफॉर्म्स का फायदा मिलना चाहिए, गरीब से गरीब को। फॉर दिस टू हैपन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बीइंग यूज्ड एज द रूट, है ना। तो बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की आज भी योजनाएं होती है सीधे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए होती है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, है ना, इन सब चीज के लिए होती है। क्यों ऐसा करती है गवर्नमेंट, ताकि क्या करे, है ना, जल्दी से जल्दी, है ना, ठीक है, जल्दी से जल्दी पंचायती राज क्या, लोकल गवर्नमेंट्स पब्लिक की क्या करती है, डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है लोकल गवर्नमेंट, है ना। पब्लिक क्या रहती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है ना, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, इससे फायदा क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी काम को, ठीक है, किसी भी काम, कोई भी काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है तो वो, है ना, नगर पालिका के थ्रू फायदा जो है अच्छे से हर इंसान तक पहुंचा सकती है, ठीक है। strengthening communities since then the generation leans to economic reforms to overall objective of inclusive growth, है ना। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हर किसी को फायदा पहुंचाना ताकि कंट्री का विकास क्या हो, अच्छा हो, सब मिलकर आगे बढ़े। Note: along with the reforms cited above, some are the vital reforms of long-term nature were also launched. Physical consolidation, subsidy rationalization, greater role of states in reforms, higher tax devolution to states, emphasis on social sector, ठीक है, सोशल विद मोटो ऑफ रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस बीइंग मेजर वंस। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने दूसरे रिफॉर्म्स भी किए। फर्स्ट क्या है, फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब गवर्नमेंट के पास जितना पैसा है उसको जितनी ज्यादा हो सके स्मार्टली, स्मार्टनेस के साथ यूज करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन। सब्सिडी रेशनलाइजेशन, सब्सिडी रेशनलाइजेशन, किसको सब्सिडी देनी है, किसको सब्सिडी नहीं देनी है ना, फालतू का पैसा गवर्नमेंट का वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ग्रेटर रोल्स फॉर स्टेट इन रिफॉर्म्स, है ना, स्टेट्स को भी क्या है रिफॉर्म्स के प्रोसीजर में इंक्लूड करना। हायर टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट्स, है ना,
टैक्स को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स डिवोल्यूशन देना, ठीक है, सोशल सेक्टर पे इंफेसिस रखना, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की है, ठीक है। इंडियाज अप्रोच टू रिफॉर्म्स, अब इंडिया की क्या अप्रोच रही रिफॉर्म्स को लेकर। इंडियन रिफॉर्म्स वर ब्रांडेड एज ग्रेजुअलिस्ट, है ना। इंडिया में रिफॉर्म्स क्या है, ग्रेजुअलिस्ट मतलब धीरे धीरे। मेनी एक्सपर्ट्स along with UN agencies often used to advise India in the favor of non-gradualist reforms so that outcomes of the reforms could be unexpected like, है ना। तो बहुत सारी एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया को बोला क्या कि आप अपने रिफॉर्म्स क्या करो, है ना, आप अपने रिफॉर्म्स क्या करो, नॉन ग्रेजुअलिस्ट मतलब जल्दी जल्दी स्पीड में करो। हाउएवर फॉर द ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स, ताकि आपकी कंट्री क्या हो, जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। हाउएवर फॉर ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स इंडिया हैज इट्स ओन वैलिड रीजंस, पर ठीक है, ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स के लिए इंडिया के पास क्या है, अपने खुद के वैलिड रीजंस थे। क्या क्या वैलिड रीजंस थे इंडिया के पास? हाईली प्लूरलिस्टिक एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस कॉज्ड बाय कोलिशन गवर्नमेंट्स एट सेंटर एंड स्टेट्स, है ना। तो हाईली प्लूरलिस्टिक एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, है ना, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, दूसरा काम क्या है, इंडिया में फेडरलिज्म है। क्या है इंडिया में? फेडरलिज्म। दो चीजें, डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबकी राय, सबका वोट, सब हर चीज जरूरी होती है, इससे कारण काम क्या हो जाता है, स्लो। फेडरलिज्म में क्या होता है, स्टेट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, उनकी भी राय लेना पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्टेट्स की भी राय लेना पड़ेगी, ठीक है, स्टेट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए अपने आप क्या होता है, डेमोक्रेटिक पॉलिसी मेकिंग क्या होती है अपने आप में, ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। डीमेरिट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डीमेरिट्स। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी के बहुत बड़े डीमेरिट्स है, डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स है ये। क्यों डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स है? क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, कि हर गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो जल्दी जल्दी ले नहीं सकती, ठीक है, उसको हम सबकी राय लेनी पड़ेगी, सबको बनाना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट डिसीजन ले पाएगी। हायर पावर्टी, इंडिया में क्या है, सेकंड रीजन क्या है, इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है। लोअर अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट नीड ऑफ रिफॉर्म्स, है ना, लोगों में रिफॉर्म्स को लेकर अवेयरनेस का कम होना, ये भी एक रीजन बता रहा है वो, ठीक है, कि इंडिया ने ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स को क्यों अपनाया। अब कंक्लूजन, द सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन फोर्स इंडिया टू फॉलो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, है ना। तो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है जो इंडिया में, उसके कारण क्या हुआ, इंडिया को ग्रेजुअल रिफॉर्म्स अपनाने पड़े। दो दिस अप्रोच डिड हर्ट इकोनॉमिक आउटकम्स, इसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमिक आउटकम्स को हर्ट हुआ, बहुत प्रॉब्लम सिचुएशन, सीधी सीधी बात है, इकोनॉमिक आउटकम्स को क्या हर्ट हुआ, है ना। चाइना जैसी कंट्री बहुत फास्ट डेवलपमेंट करके हमसे बहुत आगे निकल गई, है ना। हम लोग बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, आज भी हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है ना। पर चाइना जैसी कंट्री बहुत आगे निकल गई, ठीक है, हम लोग बहुत क्या रह गए, पीछे रह गए, ठीक है। हम लोगों को जितना स्पीड में हम लोग काम कर सकते थे उतना स्पीड में हम लोग काम नहीं कर पाए, ठीक है। पर फायदा क्या हुआ, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स ने इंडिया को सोशो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी को अवॉइड करने में हेल्प किया, ठीक है। जैसे बोला जाता है कि इंडिया क्या था, कोरोना के टाइम या फिर 2008 का जो क्राइसिस आया था, उसमें उस टाइम पर इंडिया क्या था, बहुत ज्यादा स्टेबल था, ठीक है, दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया क्या था, बहुत ज्यादा स्टेबल था। इंडियाज ग्रेजुअल रिफॉर्म्स वर प्रेज्ड बाय एक्सपर्ट्स इन आईएमएफ अलाइक, ठीक है। इंडियाज के ग्रेजुअल रिफॉर्म्स को एक्सपर्ट्स और आईएमएफ ने भी क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी क्या प्रेस किया, उसकी तारीफ की। इट डज नॉट मीन दैट नॉन ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स शुड नॉट बी ट्राइड विद द करंट पीरियड व्हिच इंडिया डिड इन कमिंग ईयर्स, है ना। तो पर इंडिया ने क्या किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग नॉन ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म जल्दी जल्दी धीरे धीरे ही काम करते रहे, है ना। बाद में गवर्नमेंट ने ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स भी आया, 2014 में हमारी कंट्री में एक बहुमत की सरकार आई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आई, ठीक है। उसके कारण क्या है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट काम जल्दी जल्दी करती है, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ, थोड़े हमारी स्पीड बढ़ी, रिफॉर्म्स की स्पीड थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है। Of shift in the reforms approach. With changing times by 2017-18, the government was advised to move towards large scale incremental reforms. Gradual reforms have been called incremental reforms in the गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो 2017-18 आते क्या हुआ, गवर्नमेंट को एडवाइस किया एक्सपर्ट्स ने कि आप क्या करो, है ना, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स ही करो, एकदम नॉन एकदम इंक्रीमेंट एकदम बहुत ज्यादा स्पीड वाले रिफॉर्म्स ना करो, ठीक है।
ग्रेजुअल रिफॉर्म्स ही करो पर लार्ज स्केल करो, ठीक है ना, ठीक है, लार्ज स्केल gradual reforms karo. By 2019-20, the government was advised to use a strong mandate to opt for expeditious reforms, non-gradual reforms, after which we find launching of series of major structural reforms 2020-21 है ना। तो 2019 में क्या हुआ, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी, मतलब बहुत और भी ज़्यादा सीटें बढ़ी बीजेपी की, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट निकल कर आई। तो एक्सपर्ट्स ने क्या रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेट है, ठीक है, अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेट है और आपके पास इतनी पावर है, तो आप क्या करो, बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करो। वो करने की कोशिश भी करी गवर्नमेंट ने, ठीक है, बहुत हद तक गवर्नमेंट कर भी पाई, ना भी कर, नहीं भी कर पाई, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट कानून लेके आई थी, किसान कानून, फार्मर बिल, है ना, जो गवर्नमेंट को क्या करने पड़े, वापस लेने पड़े, ठीक है, फार्मर बिल्स 2020 में गवर्नमेंट लेकर आई थी, ठीक है। एक तरीके से मतलब बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहती थी गवर्नमेंट किसमें, फार्मिंग में, और गवर्नमेंट को ये बिल वापस लेने पड़े, ठीक है। Gradualist vs non-gradualist reforms. Economic reforms were first adopted by some Western countries by mid 1980s. मिड 1980s आते आते क्या किया गवर्नमेंट ने, है ना, पूरे वर्ल्ड ने क्या करा, मिड 1980s आते आते इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना स्टार्ट किए, पार्टली ड्यू टू इंक्रीमेंटल फेथ इन वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन कंसेंसस में लोगों का बहुत भरोसा था कि ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, है ना, ग्रेजुअलिस्ट बहुत ज़्यादा मतलब नॉन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स किए। ग्लोबलाइजेशन via the WTO in 1995 brought these reforms to most of the world, है ना। 1995 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, इससे क्या हुआ, सारे रिफॉर्म्स दुनिया की बहुत सारी जगहों पर पहुंच गए। However, the outcomes of reforms vary widely across the countries, mainly due to differences in their approach to reforms, है ना। पर आउटकम्स क्या है, सारे हर कंट्री में अलग अलग रहे, हर कंट्री में अलग अलग आउटकम्स क्यों रहे, क्योंकि, है ना, बहुत सारे कंट्री में ग्रेजुअल, हर कंट्री का अप्रोच क्या था, अलग अलग था। बहुत सारे कंट्री ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स अपना रहे थे, बहुत सारे कंट्रीज नॉन ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स अपना रहे थे। इसके कारण क्या था, हर कंट्री का अप्रोच, हर कंट्री में रिजल्ट क्या अलग अलग देखने को मिले। जैसे इंडिया ने क्या अपनाया, ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म अपनाया, है ना, बाकी दूसरी कंट्रीज में क्या अपनाया, नॉन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब, ठीक है, धीरे धीरे, नॉन ग्रेजुअल मतलब एकदम स्पीड में, ठीक है। तो देखो ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म क्या होता है, वो स्लोवर, लेस रेडिकल एंड कंटेन लेजर एलिमेंट्स ऑफ और शॉक, है ना, ठीक है, धीरे धीरे, आराम आराम से, ठीक है, गवर्नमेंट हर चीज को चेंज करने की कोशिश करती है, ठीक है। नॉन ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच क्या था, स्पीडियर, मोर रेडिकल, कंटेन हायर एलिमेंट्स ऑफ शॉक डोसेज, है ना। नॉन ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने क्या किया, एकदम स्पीड में, रेडिकल में, ठीक है, ठीक है। तो इंडिया ने ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म ही अपनाया, ठीक है, धीरे धीरे होने वाले रिफॉर्म्स ही अपनाए गवर्नमेंट। On front of realizing the objectives of reforms, the non-gradualist reforms outperform the gradualist reforms, है ना। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंडिया ने क्या किया, है ना, ठीक है, नॉन ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स आउट परफॉर्म द ग्रेजुअलिस्ट वंस, ठीक है। जिन कंट्रीज ने नॉन ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म्स अपनाया, उन कंट्री का डेवलपमेंट क्या हुआ, फास्ट हुआ, ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स देखते हैं, आखिरी टॉपिक है लगभग हमारा, फिर चैप्टर फिनिश है। Transformational reforms. The transformational reforms were launched by the government again in 2014-15. Transformational reforms government ने कब launch किए, 2014-15 में, which continues as per the union budget 2017-18, जब, है ना, 2017-18 तक कंटिन्यू करे हुए वो, ठीक है। फॉलोइंग उसमें कुछ प्रावधान थे, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड सेटिंग अप ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय द अमेंडिंग आरबीआई एक्ट 1934, है ना। तो इन गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेगी, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी आरबीआई, है ना। आरबीआई एक्ट को क्या करेगी, अमेंड कर देगी, अमेंड करने का मतलब चेंज होता होगा, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक कमेटी होती है जो आरबीआई के अंडर में होती है, ठीक है ना, ठीक है। इन्फ्लेशन वगैरह, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट उसके हेल्प से। रीस्टार्टिंग द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ द स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, है ना। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का क्या करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि थोड़ा बहुत शेयर क्या करेगी गवर्नमेंट, सेल कर देगी, ठीक है। Demonetization of high denomination currency notes aim to check corruption, generation of black money, tax evasion,
सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी एंड टेररिज्म, है ना। तो हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स जो है उनका डिमोनेटाइजेशन जो कब हुआ था, 2016 में, है ना, 2016 में हुआ था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एम्ड एट प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। इनेक्टमेंट ऑफ आधार कार्ड एम्ड एट रेशनलाइजेशन वीडिंग आउट करप्शन इन द प्रेजेंट रिजाइम, है ना। आधार कार्ड को है ना इनेक्ट करना, ठीक है। आधार कार्ड इनेक्ट होगा। आधार कार्ड आपने देखा होगा कि मैक्सिमम चीजें आज आज के टाइम में हमारे आधार कार्ड से लिंक्ड है, ठीक है। तो इससे फेक प्रोफाइल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब लोगों ने है ना फेक प्रोफाइल बना के सब्सिडियां ले रखी है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स ले रखे हैं, ठीक है। जो आदमी पैदा भी नहीं हुआ, ठीक है, उसके फायदे मिल रहे हैं लोगों को। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कि आज के टाइम में निवासी प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी क्या लग रहा है, आधार कार्ड लग रहा है, ठीक है। स्पेशलिटी स्पेशलिटी these reforms are special in sense, hello hello काय का तो स्पेशलिटी, ठीक है। These reforms are special in the sense that they aimed at in the inducing behavioral changes of the people, है ना, ठीक है। तो ये रिफॉर्म से क्या होगा, लोगों की बिहेवियरल चेंजेस आएंगे लोगों में। दिस रिफॉर्म्स नज पीपल टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट पॉलिसीज थ्रू, है ना, लोगों को मजबूर करेगा, ठीक है, या फिर लोगों को फोर्स करेगा ये क्या करने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए। थ्रू एल्टीट्यूडनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन देयर एटीट्यूड एंड दे हैव बीन फाउंड टू क्वाइट सक्सेसफुल इन डूइंग सो, है ना। और ये चीज़ों का बहुत सारा सक्सेस भी गवर्नमेंट को देखने को मिला, ठीक है ना। अब यहाँ पर बिगनिंग ऑफ नॉन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, दिस रिफॉर्म्स फॉल इन नॉन ग्रेजुअल कैटेगरी एंड फर्स्ट लॉन्च बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1998 टू 2002, है ना। तो ये रिफॉर्म्स कब लॉन्च हुए, नॉन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, है ना। Reforms fall in the non-gradual category and first launched by the government during 1998 to 2002, है ना। तो नॉन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स स्टार्ट कब हुए, 1998 से 2002 के बीच में। रिफर अ सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स टू नो देम व्हिच प्रोफाइल्ड इंडियाज ग्रोथ इन 2003 ऑनवर्ड्स, है ना, ठीक है। तो 1998 से 2002 के बीच में इंडिया ने थोड़े बहुत नॉन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स अपनाना स्टार्ट किए, ठीक है। द लेटेस्ट वेव ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स हियर हैज द पोटेंशियल टू पुट इंडिया अगेन ऑन द हाई ग्रोथ पाथ। However, the geopolitical and post-pandemic headwinds will be challenges to deal with, है ना। तो अभी के टाइम में जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर रही है वो क्या बोल रहा है कि वो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट इंडिया को और फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। पर क्या हो रहा है, वॉर हो जाती है, पोस्ट पैंडेमिक चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ट्रेड वॉर्स हो जाते हैं, उसके कारण क्या होता है ना, इंडिया में वो चीज़ें क्या करती है, हमारी इकोनॉमी को हर्ट करती है, ठीक है, हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस को हर्ट करती है। अब देखो नेक्स्ट जनरेशनल रिफॉर्म्स, इंटरिम बजट 2025, एज पर द इंटरिम बजट 2025 गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफॉर्म
perform and transform, the government will take up next generational reforms. For effective implementation of these reforms, a consensus will be with the states and stakeholders, है ना. तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि हम लोग स्टेट और स्टेट्स और, है ना, हम लोगों ने नीति आयोग पढ़ा था पहले उसमें, ठीक है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, नीति आयोग में भी क्या बोल रहे थे वो लोग कि हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल का स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे. सेंट्रल का स्टेट के साथ हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे. तो यही बोल रहा है कि इंटरिम बजट 2024-25 में क्या बोल रहा है कि हम लोग सेंटर का स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे, ताकि क्या हो, है ना, हमारी जो इकोनॉमी उसका ग्रोथ क्या हो जाए और फास्ट हो जाए. ठीक है, थैंक यू. ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो रहा है, हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, थैंक यू.